टेक्निकल और चैम्बर ऑफ कॉमर्स पानीपत के द्वारा जो है यहाँ पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें पानीपत शहर के काफ़ी उद्यमियों ने भाग लिया। और मैंने यहाँ पर जिले का एडमिन होने के नाते यहाँ पर इस कार्यक्रम में शिरकत की है। तो मैंने यहाँ पर उद्यमियों को सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की जो MSME की जो स्कीम है उसके बारे में उनको बताया गया है और उनको अवगत कराया है। कुछ साथियों को ऐसे स्कीम्स के बारे में नहीं पता था, उसके बारे में विशेष जानकारी दी गई है। इसके अलावा जो भारत सरकार के इसके अलावा जो है इसमें जो है विशेषकर जो है सरकार द्वारा 3 जो है शिशु किशोर और तरुण जो स्कीम्स प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो चलाई गई है उसके बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई है। और इसके अलावा जो ट्रेडर्स के लिए विभिन्न प्रकार की जो स्कीमें हैं और साथ में प्रोफेशनल्स के लिए जो जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एडवोकेट्स हैं, इनके ऑफिस सेटअप करने के लिए भी MSME के तहत अलग प्रकार की सरकार द्वारा स्कीमें बनाई गई हैं, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। और इसके अलावा उन सबको यह भी अवगत कराया गया है कि विभिन्न बैंकों ने यहाँ पर पानीपत के अंदर अपने अपने वर्टिकल बना दिए हैं। जैसे पंजाब नेशनल बैंक ने यहाँ पर PLP की स्थापना की हुई है, MCCA, जहाँ पर त्वरित लोन की जाती है। उसी प्रकार बैंक ऑफ बड़ौदा ने यहाँ पर अपना MSME सेक्टर बना रखा है सेक्टर 12 में। इसके अलावा स्टेट बैंक ने अपना एक MSME सेंक्शन सेंटर बना रखा है GD वाला। तो इस प्रकार से हम त्वरित बैंकों को ऋण स्वीकृत करने की प्रक्रिया में बैंक लगातार प्रयास कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे काफ़ी गर्मी है और पर युवा नजर नहीं आए जिन लोगों को ज़रूरत होती है लोन की। नहीं, सरकार बैंक भी इस बारे में लगातार प्रयासरत हैं। उन युवाओं तक ये बात कैसे पहुँची स्कीम्स? अभी मैंने इसी सेमिनार के अंदर जो है ये मैंने जो है ये एक प्रपोजल दिया है साथियों को, लोकल चैप्टर को, पानीपत चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, कि आप अलग से एक छोटी से वर्कशॉप लगाएं जिसके तहत हम लोग बैंकर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को उन युवाओं से मिलाएंगे ताकि उनकी ज़रूरत की जो योजनाएं हैं उनको उनके तब अवगत कराया जाए और उनको ऋण का जो है सेंक्शन। ये कई बार सुनने को भी मिलता है कि MSME के थ्रू जो युवा लोन लेना चाहते हैं, अपना काम शुरू करना चाहते हैं, उनको लोन नहीं मिल पाता। ऐसा सुनने में आता है, परंतु बैंक लगातार तत्पर रहते हैं। अच्छे प्रकार की प्रपोजल को बैंकों ने किया भी है। PMEGP योजना के तहत हमने इस क्वार्टर के अंदर 47 युवाओं को लोन दिया है और सभी पर अच्छा प्रकार से काम कर रहे हैं। तो मेरिट के हिसाब से लोन किया है। तो उम्मीद है कुछ कि युवाओं को लोन मिल सकेगा और वो अपने रोजगार के लिए, नौकरी तो उनके पास है नहीं जी, अब अपना ही काम कुछ शुरू करेंगे तो वो अपना काम कुछ शुरू कर पाए। बिल्कुल, बैंक हमेशा तत्पर है अच्छे प्रकार की प्रपोजल को फंड करने के लिए और युवाओं को रोजगार देने के लिए। हम बैंक्स नेशनलाइज भी और प्राइवेट बैंक्स भी हमेशा तत्पर रहेंगे। अब मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जिले के अंदर जो है हरियाणा फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा जिले में लगभग 160 एप्लीकेशंस का विभिन्न बैंकों को जो है एप्लीकेशन भेजी गई थी। और मैंने जो है तुरंत ही प्रभावी कदम उठाते हुए सारे बैंकों का दौरा किया है और इसी हफ्ते जो है हमने 12 एप्लीकेशंस निगम को दे दी हैं और जिसमें से उनके लिए सब्सिडी भी दी है। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है जो हरियाणा शेड्यूल कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की। हमने इस हफ्ते में इतनी एप्लीकेशन वक्त लगा। अब वो लोग काम कर रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा। मेरा नाम विमल गोयल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आज MSC चैम्बर ऑफ कॉमर्स पानीपत चैप्टर की तरफ से यहाँ पे सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें पानीपत के विभिन्न MSME से जुड़े हुए उद्योगपतियों ने, सरकारी डिपार्टमेंट्स के बहुत सारे प्रतिनिधियों ने और बैंक के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। MSME सेक्टर से जुड़ी हुई बहुत सारी स्कीम्स के बारे में अवगत कराया गया, उद्योगपतियों की समस्याओं को सुना गया और उनका निदान भी बताया गया। यहाँ पे MSME से रिलेटेड जितनी भी हैं, चाहे वो ECGC है, चाहे वो ADC ऑफिस के प्रतिनिधि थे, बैंक के प्रतिनिधि थे, एक्सपोर्ट से जुड़ी विभिन्न प्रकार की स्कीमों के बारे में बताया गया। और एक बात और जो यहाँ पर उभर के सामने आई डिस्कशन के दौरान पे कि भाई जो उद्योगपति है उसमें प्रोफेशनल एडवाइस अगर वो लेगा तो वो अपना कंप्लाइंस जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएगा। क्योंकि पिछले कुछ समय से सरकार की विभिन्न स्कीमों में उद्योगपतियों को वो अपने आप से हैंडल नहीं कर पाते हैं और उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक रह जाती है। जबकि वो एक प्रोफेशनल साथियों का, चाहे वो CA है, एडवोकेट है या और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों का सहयोग लेंगे तो कंप्लायंस उनका जो है ठीक प्रकार से होगा और विभिन्न प्रकार की जो पेनल्टी है और
प्रोसिक्यूशन है और जो उनके ऊपर कंप्लाइंस ना कर पाने की वजह से बर्डन इंडस्ट्री के ऊपर आ जाता है, उससे बचा जा सकता है। इस कार्य के लिए आज डिस्कशन के दौरान ये भी एक निष्कर्ष निकला कि भी एक कमेटी बना दी जाए जिसमें 5 सीए और 5 वकीलों को और 5 MBA या CS को लिया जाए। वो पानीपत शहर के या आसपास से जुड़े हुए और भी लोगों को जो MSME सेक्टर से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वो उनको फ्रीली कॉल कर सके और वो उनका समाधान उनको बता सके। उद्योगपति की भी आपने चलो बात कर दी है, पर युवा है उनको भी बहुत ज़रूरत है रोजगार की। तो उद्योगपतियों का तो खैर उद्योग भी बड़ा है, पर युवाओं के पास तो नौकरी भी नहीं है। तो उनके लिए उनको मतलब कैसे रास्ता मिल सकता है अपना उद्योग शुरू करने के लिए? मैं इसमें देखो आपको ये बताना चाहता हूँ, एक रोजगार का मतलब एक सरकारी नौकरी मान लिया गया है, जबकि ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। उद्योग का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है। जो भी हमारी सरकार काम कर रही है, जैसे भारत सरकार या हरियाणा सरकार, उसका विशेष उद्देश्य ये है कि भी हमारे जो यूथ को एम्पावर करना, वो ना सिर्फ अपने लिए रोजगार उत्पन्न कर सके बल्कि और लोगों को भी रोजगार दे सके। इस कार्यशाला का मुख्य जो उद्देश्य यही था कि भाई MSME सेक्टर में हम ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। मैं वही चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ जी। तो ये उद्योगपतियों के लिए ही सिर्फ योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, या युवाओं को भी इसका लाभ मिलने वाला है? नहीं, मैं बिल्कुल आपको ये बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे बैंकर्स ने काफ़ी बताया, मुद्रा योजना के बारे में एक बताया गया, जिसमें एक बिना किसी सिक्योरिटी के मुद्रा योजना और उससे छोटे लेवल पे भी शिशु योजना और तरुण योजना के बारे में बैंकर्स ने यहाँ पे बताया, डिटेल में बताया गया कि भाई जहाँ पे जो यूथ है वो सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे ना भागे, अगर उसके पास अपनी कैपेसिटी नहीं है, अपनी कैपिटल नहीं है, वो बैंक उसके लिए बिल्कुल तत्पर है आज उसको सहयोग करने के लिए। सिर्फ उसको अपनी एबिलिटी को एक अपनी जो है उसको चमकाना है, एबिलिटी को साइन करना है और अपने उसके जो दिमाग में जो भी है, अगर ये स्टार्टअप है, स्टार्टअप्स वो अपना कोई भी खोल सकता है। उसके लिए सरकार बहुत हर स्तर पे उसको सहयोग देने के लिए तैयार है, बैंक हर स्तर पे सहयोग देने के लिए तैयार है, प्रोफेशनल हर स्तर पे उसको सहयोग देने के लिए तैयार है। लेकिन सिर्फ एक उसको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता। मैं तो युवाओं से कहना चाहता हूँ कि सरकार की इतनी सारी स्कीमें हैं, उनका आप लोग फायदा उठाइए। एक बात सिंपल देसी भाषा में आप ये बता दीजिए ताकि जो भी लोग देखें युवा किस तरीके से उस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, कहाँ पर जाकर उस स्कीम की पूरी जानकारी को हासिल कर सकते हैं, ये आप एक बार बता दीजिए। देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप डिजिटल मोड में जाएं। एक स्टार्टिंग के लिए आपको सरकार की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी। ये मैंने आपसे क्वेश्चन इसलिए किया क्योंकि युवा जब भी या कोई भी कहीं भी जब जाता है बैंक, तो उसको प्रॉपर तरीके से बताया नहीं जाता, उसको रास्ता नहीं दिया जाता। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठाया है। तो होता क्या है कि मैंने अपने बराबर वाले से पूछा, बराबर वाले ने को जितनी जानकारी थी उसमें से वो 75% जानकारी मुझे दे पाया। उसके लिए सबसे बहुत अच्छा तरीका है कि सरकार की सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी, इवन जो कई बार हमारे ऑफिसर्स को भी नहीं पता होता, वो जानकारियाँ पोर्टल पे अवेलेबल हैं। आपने गूगल पे एक MSME वर्ड टाइप करना है और आपके पास विभिन्न प्रकार की योजनाओं की लिस्ट आ जाएगी। विभिन्न प्रकार के जो डिपार्टमेंट्स जो आपका सहयोग कर सकते हैं वो योजनाएं आ जाएंगी। अब आपने मैच करना है कि भाई जो आपकी एबिलिटी है, जो आपकी काबिलियत है, आप किस फील्ड में काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि पहले अपनी काबिलियत को पहचानिए, आप कर क्या सकते हैं। उस काबिलियत के हिसाब से आपके लिए उस पोर्टल पे आप अपनी योजनाओं को ढूंढिए और फिर उस योजनाओं में जो भी आपका विभाग आपके सहयोग कर सकता है, जो बैंक आपको ऋण प्रदान कर सकता है, जो आपको एक्सपोर्ट करवा सकता है, इंपोर्ट करा सकता है, आपको रॉ मटेरियल प्रिक्योर करने में हेल्प कर सकता है, आपकी सेल प्रिक्योर करने में हेल्प कर सकता है, या इवन आपका कई बार क्या होता है कि आपने सेल कर दी और पैसे जिसको कहते हैं बाजार में मर गए, उसको भी निकालने में आपकी हेल्प कर सकता है। और इंजन भी इस प्रकार के हो कि आपके पास जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आप करते हैं, जो लो कॉस्ट पे आपके पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, और जैसे जो कर्मचारी आपके यहाँ काम कर रहे हैं, जिनको आप सैलरीज दे रहे हो, वो लोग कितना योगदान दे रहे हैं कंट्री के इकोनॉमी में, तो उसके जो वो इकोनॉमी को जो ग्रोथ मिल रही है उसको ओरिजिनेट आप कर रहे हैं। ये जो बड़ी बात है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो लेबर इंटेंसिटी है, जो लेबर का एम्प्लॉयमेंट है, वो आपके पास एज कंपेयर टू लार्ज कॉर्पोरेट्स जो हमारे कॉर्पोरेट्स अकाउंट्स हैं, जैसे जो भी नाम है हमारे कंट्री के माने हुए, उन लोगों वो जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं उससे कहीं ज़्यादा MSME पैदा करता है। तो
इम्पोर्टेंस कितनी है आपकी, हमें ये भी देखना पड़ेगा। जो दूसरी बात है वो ये है कि जो MSME सेक्टर है, हम थोड़ा सा इसको ब्रॉड में लेके चलें। MSME सेक्टर के अंदर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो MSME में आती हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, केमिकल, फार्मा, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स। क्योंकि हम सब साथी सिर्फ टेक्सटाइल और गारमेंट्स, टेक्सटाइल तक ही सीमित रह जाते हैं, परंतु यहाँ थोड़ा सा मैं 1 मिनट इसलिए आपसे ले रहा हूँ कि MSME में क्या क्या आता है। इवन मीट प्रोडक्ट्स, सॉरी हम यार जहाँ बैठे हैं मुझे ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए, परंतु MSME का पार्ट है। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, सो ऑन, कंप्यूटर, सो ऑन, सो मेनी, इतना लंबा लिस्ट है MSME के अंदर जो लोग आते हैं। आप ये देखिए कि आप MSME के अंदर जिन चीज़ों का आप उत्पादन कर रहे हैं, उसका 45% जो उसका आउटपुट है, वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जितना भी आउटपुट है उसका 45% आप लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। कितना इंपॉर्टेंस है आपको? जितना भी हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट होता है, उसके अंदर जो 40% के लगभग जो शेयर है वो आपके लोगों के द्वारा ही दिया जा रहा है। शायद हमें कई बार नहीं ध्यान रहता है इन सब चीज़ों का कि हमारी इंपॉर्टेंस क्या है। सोलर पावर प्लांट की एक टेक्नोलॉजी है, सोलर पावर प्लांट विद नेट मीटरिंग। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें जितनी भी जनरेशन होती है वो आइदर आपके प्लांट को उस टाइम, जैसे प्लांट आपका चल रहा है तो वो वहीं की वहीं यूज़ होगी। अगर आपके पास सरप्लस है तो वो आपकी यूनिट्स आपकी बिजली बोर्ड की तरफ एक्सपोर्ट हो जाएंगी। ठीक है, जैसे संडे है, आपकी यूनिट बंद है तो उस टाइम वो एक्सपोर्ट्स हो जाती है। जैसे रात को फिर दिन में तो आपने बना के, क्योंकि सोलर प्लांट तो दिन में ही बनाएगा। और नेट मीटरिंग जो प्लांट है, ये प्लांट होता है जी विदाउट बैटरी बैकअप, क्योंकि ये एक टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। हमारे दिमाग में रहता है सोलर पावर प्लांट के साथ बैटरी बैंक भी लगेगा। बैटरी बैंक एक रेकरिंग कॉस्ट है, मतलब बार बार ही आपको चेंज करना पड़ता है। तो जो नेट मीटरिंग वाली जो टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई बैटरी बैंक की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, तो ये आप लगाएंगे कैसे, थोड़ा सा मैं इसमें डिटेल कर बता देता हूँ, फिर आप मेरे से आप पूछ लेना। तो सबसे पहले होता है, जैसे आपका इलेक्ट्रिक कनेक्शन कितने किलोवाट का है। फॉर एग्जांपल आपका 10 किलोवाट का है पावर प्लांट, वो कनेक्शन आपका इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप अपने प्लांट में या परिसर में 10 किलोवाट का पावर प्लांट लगवा सकते हैं। इससे अगर ज़्यादा का लगाना चाहते हैं तो आपको लोड बढ़वाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कैसे कैलकुलेट कैसे करोगे कि आपको कितने का लगवाना है। तो सबसे एक थंब रूल बता देता हूँ, जितना भी आपका बिल आता है, महीने का आता है, उसको आप डिवाइड करके पर डे से पर डे की कंजम्पशन निकाल लीजिए। फॉर एग्जांपल आपका मान लेते हैं 100 यूनिट्स पर डे की है कंजम्पशन, तो 1 किलोवाट का जो पावर प्लांट आपका लगता है उससे 4-4.25 यूनिट डेली बनते हैं। 4-4.25 यूनिट डेली, ये एवरेज है, एनुअल 365 डिवाइड करके। जैसे मई जून है, उस टाइम वेदर क्लियर होता है, सनशाइन आवर्स हमारे पास ज़्यादा होते हैं, तो उस टाइम हमारी 1 किलोवाट से 6-6.25 यूनिट तक भी पहुंच जाता है। सर्दियां हैं, धूप है, उस टाइम धुंध हो जाती है, तो उस टाइम 1 किलोवाट से 2 या 3 भी बनेंगे। तो जो मैंने 4 से 4.25 का बताया है, ये एवरेज है पर डे की। तो सबसे पहले आपको ये पता लग गया कि नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके 4.25 से डिवाइड कर लो, जितनी आपकी पर डे की कंजम्पशन है। तो 100 की मैं मान लेते हैं कि 100 यूनिट्स आपका पर डे का कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसको 4 या 4.25 से डिवाइड करोगे तो 20-25 का आपका आ गया। तो 20-25 किलोवाट का प्लांट आपकी यूनिट के लिए सफिशिएंट है, मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से नहीं परचेज करनी पड़ेगी, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। अगर आप सेल्फ अपने जो इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट कर रहे हैं, तो आप मार्केट में भी आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी लगभग 20 से 30% तो हर इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करती है आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट में, तो वो आपका एक एडवांटेज हो जाएगा। ठीक है जी, आप पूछोगे इस पे कॉस्ट ऑफ रिकवरी कितनी है, तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आप 10 से 11 यूनिट आपको जो इंडस्ट्रियल यूनिट पड़ती है नॉन डोमेस्टिक पे कनेक्शन पे 10 से 11 पर यूनिट आप कॉस्ट पे करते हो, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ रिकवरी है 3 से 4 साल मैक्सिमम में आपको पे बैक पीरियड आ जाता है। ठीक है जी, फिर ज़्यादातर कहते हैं जी हम इतना पैसा लगाएंगे
तो उसका इंटरेस्ट भी होता है, क्योंकि हम तो ऑफिस में बैठते हैं, हमारे पास हर तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि जी हम इतना पैसा लगाएंगे। तो जो प्रेजेंट पिछले 8 से 10 साल में जिस रेट से आपका इलेक्ट्रिसिटी का रेट बढ़ा है और आगे उसको कंटिन्यू करेंगे तो आपका वो इंटरेस्ट का भी आपको जवाब मिल जाएगा। तो इसको हम मदद किस प्रकार से करते हैं? ईसीजीसी की स्थापना 1957 में हुई थी। उस वक्त इसका नाम एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉरपोरेशन थी, एरिक। बाद में 1962 से 64 के बीच में एरिक का नाम चेंज करके एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड रख दिया गया, क्योंकि 62 से 64 के बीच में ईसीजीसी ने बैंक को गारंटी देना शुरू किया। तो ये इंश्योरेंस नाम हटा के फिर गारंटी वर्ड इसमें डाल दी गई। बैंक्स जो एक्सपोर्टर्स को एडवांस देती है, पैकिंग क्रेडिट या पोस्ट शिपमेंट जो एडवांसेस बैंक्स देती है एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, गुड्स प्रोक्योर करने के लिए, फिर बाद में पोस्ट शिपमेंट एडवांस में कन्वर्ट करने के लिए, उसके लिए बैंक ईसीजीसी से गारंटी लेती है। यानी अगर अकाउंट एनपीए हो गया, टोटल अकाउंट एनपीए हो गया, तो वैसी स्थिति में फिर ईसीजीसी उनको क्लेम सेटल करके देती है। 62 से 64 के बीच में ये गारंटी ईसीजीसी एक ऐसी संस्था पूरी दुनिया में है जिन्होंने सबसे पहले बैंक्स को गारंटी देना शुरू किया था। बाकी ईसीएस ऑल ओवर कंट्री में, ऐसे यूएस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ भी हर कंट्री में एक ईसीए होती है, इंडिया की एक ईसीजीसी है जो एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी है। तो पहली ये संस्था है जिन्होंने बैंक्स को गारंटी देना शुरू किया। उसके बाद से बाकी कंट्रीज में भी ये प्रथा शुरू हो गई। बाद में 2014 में एक बार पुनः इसका नामकरण किया गया, और चूंकि सभी लोग ईसीजीसी के नाम से ही जानते थे, पूरा नाम कोई लेते नहीं थे, तो इसका नाम ब्रांड नेम अभी ईसीजीसी ही हो गया है। ईसीजीसी की जब स्थापना हुई थी तो इसकी जो ऑथराइज कैपिटल थी वो 5 करोड़ थी और पेड अप कैपिटल 25 लाख थी। अभी 31 मार्च 2021 नेटवर्क ईसीजीसी की, ये मैं फाइनेंशियल थोड़ी बहुत बताना चाहूँगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस ईसीजीसी के ऊपर बढ़े कि फाइनेंशियली ये साउंड है कि नहीं। अभी जो इनकी नेटवर्क है ईसीजीसी की वो 6,365 करोड़ हो गई है, और इन्वेस्टमेंट जो टोटल एसेट ईसीजीसी की है वो 13,300 करोड़ के लगभग 31 मार्च 2021 के डेट में हुई। पिछले साल भी इन्वेस्टमेंट इनकम हमारी 1000 करोड़ की थी, और कुल जो हमारी प्रीमियम की इनकम थी वो 1064 करोड़ की पिछले साल की थी। लेकिन डिफॉल्ट इतने अधिक हैं, पिछले 2 सालों से काफ़ी डिफॉल्ट्स बढ़ गए हैं, बायर्स के डिफॉल्ट्स बढ़ गए हैं, एनपीएस अकाउंट्स ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं एनपीए में।